राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन राम भक्तों और योगी फोर्स के आगे कट्टरपंथी कामयाब नहीं हो पाया। अयोध्या में साजिश की कोशिश के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही राम जन्मभूमि समेत पूरे अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जी न्यूज ने भी अयोध्या में नमाजी की इस हरकत की हकीकत की पड़ताल की है। देखिए मंदिर में नमाज की साजिश के बाद अयोध्या में आखिर क्या बदला है। राम मंदिर में नमाज की कोशिश सिर्फ घटना है या साजिश? राम मंदिर में घुसा नमाजी मानसिक बीमार है या कट्टरपंथी जिहादी? आखिर राम मंदिर में नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला अब्दुल अहद जब राम मंदिर में नमाज पढ़ने बैठा तो ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए। 55 साल का अब्दुल अहद शेख शनिवार सुबह अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के D1 गेट से घुसा और सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने बैठ गया। राम भक्तों ने अब्दुल की करतूत को देखकर शोर मचाया और अब्दुल को पकड़ लिया गया। लेकिन राम जन्मभूमि में हुई इस वारदात ने योगी प्रशासन को अयोध्या में साजिश को लेकर सतर्क कर दिया है। राम जन्मभूमि की सिक्योरिटी व्यवस्था को और सख्त किया गया है। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचने वाले बाहरी लोगों की डिटेल जांच की जा रही है। आधार कार्ड के साथ साथ बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना चीजें मंदिर के अंदर निकाल के कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, उसके बाद से आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब एक एक सामान को निकाल कर बारीकी से उसको देखा जा रहा है। राम मंदिर में अब्दुल की नमाज वाली साजिश के बाद अयोध्या के सनातनियों में उबाल है। मंदिर परिसर क्षेत्र से लेकर पूरे अयोध्या से मुस्लिमों के बाइकआउट की आवाज उठने लगी। हम ईदगाह में नहीं जाते तो उनको क्या जरूरत है आने की? पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है, जहाँ तक नॉन वेज बैन है वहाँ तक इनको बैन होना चाहिए। उनको वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। है वहाँ राम मंदिर बन चुकी है, वहाँ नमाज पढ़ने से माहौल खराब होगा, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ना गलत है। हालांकि रामलला जन्मभूमि परिसर स्पेशल सिक्योरिटी के घेरे में है, लेकिन राम मंदिर में नमाज की कोशिश के बाद संतों का गुस्सा भड़का हुआ। कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं कि अभी भी मन में ये भाव पाले हैं कि राम मंदिर पर नमाज पढ़ें और इस्लाम का स्ट्रक्चर स्थापित हो। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों से कहना चाहता हूं कि नमाज अदा होता है मस्जिदों में, जहां अल्लाह और खुदा का हो वहां पर नमाज अदा कर सकते हो। हमारे मंदिर में किस लिए आए थे? क्या बहुत बड़ी साजिश करने के लिए आए थे? राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश वैचारिक आतंकवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है और कश्मीर के अब्दुल के इस हरकत को देखकर बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी आहत है। राम मंदिर आस्था एक हिंदुओं की है। जब देश कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश से मुसलमानों ने राम मंदिर का सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। कुछ लोग जो है, चंद लोग ऐसे हैं जो सरफिरे टाइप के हैं, वो राम मंदिर में उनको नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ गई। इससे पहले हमको तो ये लगता है कभी उन्होंने नमाज पढ़ी नहीं होगी, तो उन्होंने सोचा कि शायद हम राम मंदिर में नमाज पढ़ लें। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन कट्टरपंथी अभी भी इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि योगी फोर्स लगातार इन कट्टरपंथी साजिशों को कुचलने में जुटी है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज की टीम शोपिया के उस घर में भी गई जहां अयोध्या में नमाज पढ़ने की कोशिश करने का आरोपी अब्दुल और उसका परिवार रहता है। परिवार अब्दुल को मानसिक तौर पर बीमार बता रहा है और पड़ोसी अब्दुल की इस करतूत पर हैरानी जता रहे हैं।
सना जी क्या दलील मतलब ये कत पे द्राव यह द्राव कापरन पे कापरन क्या कापरन मे तत मालन बस बेमार बनीस पे मालनो तोड़ यह मे सह तुल सुबह पे चाय कप चेत योत अहन कित लजो तुम पता वोच रात नबर पे मसे तो अस लज पता बेस तक कार्ड द्रो मगर दपान कि यह कित वोत अयोध्या कित अहन अस पे पाई वोत कत पे तम नश बेखबर बेमार क्या दलील दिमागी टेंशन दिमागी टेंशन अमिस गई 15 वरी अमिस रून वार कलाच मैं भी इस वक्त लगभग 50 साल का लगभग 40 साल तो फिक्र में आता है। उसको कम से कम 15 साल हो गया ऐसे हालत। क्या हालत है? हालत उसको दिमागी है। अच्छा। हाँ वो दिमागी है। वो रात को जाता है दरगाह पर, जब 12 बजे 1 बजे अजान स्पीकर छोड़ता है, ऐसे ही गंदे गंदे हरकत भी करता है। दरअसल करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र राम मंदिर हमेशा से ही कट्टरपंथियों और जिहादियों के निशाने पर रहा है। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही ऐसी साजिशों का सिलसिला लगातार जारी है। 28 मई 2024 की तारीख राम मंदिर पर हमले की धमकी दी गई थी और फिर आती है तारीख 22 अगस्त 2024 की, जब ट्रस्ट के हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर सोशल मीडिया के जरिए यहां धमकी दी गई और इस मामले में बिहार के मोहम्मद मकसूद नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। उसी साल 11 नवंबर 2024 को भी राम मंदिर में हमले की एक और धमकी दी जाती है और अब सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश, जिससे राम मंदिर को लेकर कट्टर मानसिकता वालों की नीयत पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब्दुल का परिवार उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहा है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद अब आगे क्या एक्शन दिखता है। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करेंगे। केजीएमयू में धर्मांतरण रैकेट को लेकर एक बड़ी गवाही सामने आई। आरोपी रमीज के पिता सलीमुद्दीन के काजी दोस्त, उसी ने रमीज के निकाह को लेकर जी मीडिया के कैमरे पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। काजी जाहिद हसन ने कबूल कर लिया है, उसी ने हिंदू लड़की से इस रमीज की शादी करवाई थी। इस खुलासे के बाद धर्मांतरण रैकेट के और किरदारों के सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। सख्त एक्शन अब दिख रहा है। केजीएमयू रैकेट का नया किरदार। धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा। जी न्यूज पर काजी का कबूलनामा। नाम काजी जाहिद हसन राणा, सलीमुद्दीन का दोस्त। काजी हसन राणा उसी सलीमुद्दीन का दोस्त है जो केजीएमयू में लव जिहाद केस के संदिग्ध रमीज का पिता है। और अब काजी जाहिद ने धर्मांतरण के जूनियर छांगो रमीज को लेकर बड़ा खुलासा किया। काजी जाहिद हसन ने कबूला है कि उसी ने हिंदू लड़की से रमीज का निकाह कराया और ये निकाह काजी जाहिद ने अपने घर पर कराया। काजी के मुताबिक मार्च 2025 में रमीज का निकाह कराया गया था। रमीज के निकाह के वक्त उसका परिवार भी मौजूद था और काजी जाहिद 50 साल से रमीज के पिता के दोस्त हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा FIR में नाम है। ये तो हमें खामखा इन्वॉल्व करा गया। रमीज ने, उनके पिता ने हमारा कहीं नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल से नहीं लिया होगा, और लिया है तो गलत लिया उन्होंने। केजीएमयू में लव जिहाद का केस अब छांगुर जैसे बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। इस केस में रमीज की भूमिका जितनी संदिग्ध है, उसके पिता सलीमुद्दीन की कहानी भी कुछ उसी तरह की है। दरअसल पिता सलीमुद्दीन से पूछताछ में पता चला कि उसकी भी 2 शादियां हुई। सलीमुद्दीन ने पंजाबी महिला से दूसरी शादी करके उसका धर्म बदलवा दिया था और अब इस धर्मांतरण रैकेट में सलीमुद्दीन के 50 साल पुराने दोस्त जाहिद हसन का रोल भी सामने आया। यानी सलीमुद्दीन और जाहिद हसन पूरी प्लानिंग के साथ
धर्मांतरण नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। केजीएमयू के धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक व उनके पिता सलीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक नाम आ रहा है काजी जाहिद हसन राणा। आरोप है कि इन्हीं के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा था। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज मलिक को धर दबोचने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी फोर्स ने पीलीभीत में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी रमीज मलिक के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और रमीज मलिक की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था। डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मांतरण के जूनियर छांगुर यानी रमीज मलिक पर हिंदू लड़कियों के जबरन वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देने और हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप है। यानी बलरामपुर का जमालुद्दीन और छांगुर बाबा और लखनऊ के केजीएमयू का छोटा छांगुर एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों एक ही काम में लगे थे, लेकिन अब योगी फोर्स धर्मांतरण के जूनियर जिहादी की जड़ें खोदने में जुटी है और अब दोनों गुरु चेला यूपी के जेल में अपने गुनाहों के हिसाब का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर है संभल से, जहां अब तक दर्जनों अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे, अवैध मजार पर बाबा का बुलडोजर गरज चुका है। योगी फोर्स अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, मगर सरकारी जमीन, तालाब और कब्रिस्तान पर इस तरह के अवैध कब्जों के बाद अब शमशान पर भी कब्जे का एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। देखिए संभल से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल के कब्जा गैंग पर योगी फोर्स का हंटर। अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा, सरकारी तालाब पर कब्जा। करीब 13 महीने पहले भड़की हिंसा के बाद जब योगी फोर्स ने संभल का शुद्धिकरण शुरू किया तो हर तरफ भाईजान का ही कब्जा नजर आया, जिसके बाद योगी फोर्स ने दंगाइयों के इलाज के साथ साथ संभल के कब्जा गैंग पर भी बुलडोजर प्रहार करना शुरू कर दिया। और अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक संभल के भाईजान ने सिर्फ मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान के नाम पर ही सरकारी जमीन को नहीं हड़पा, हिंदुओं के शमशान घाट पर भी कब्जा जमा लिया। संभल के हैबतपुर गांव में भाईजान शमशान घाट की जमीन हथिया कर उस पर सालों से खेती कर रहे थे, मगर योगी फोर्स ने अब इस मामले में रियाजुल और उस्मान नाम के दबंगों पर एक्शन लेते हुए अवैध कब्जे पर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। अब जल्द ही इस कब्जा मुक्त जमीन पर शमशान घाट बनाया जाएगा। इन लोगों ने इस समय आलू बोए हुए थे, जिनको हटवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान श्री तस्लीम जी द्वारा ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया और शमशान भूमि खाली कराने में उन्होंने विशेष सहयोग प्रदान किया है। संभल के भाईजान का अतिक्रमण यहीं खत्म नहीं हुआ। कब्जा गैंग के गोरख धंधे का एक और खुलासा उबैद इलाके में हुआ, जहां 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। 500 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी। बाजार अवैध वसूली का अड्डा बन गया था। और तो और यहां दुकान लगाने वालों से हजारों लाखों रुपए वसूल किए जा रहे थे। मतलब जमीन सरकार की और कमाई भाईजान की। मगर योगी फोर्स ने सालों से जारी अवैध वसूली के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए बाजार को ही हटा दिया। एक शिकायत मिली थी कि यहाँ नखासा में एक बाजार लगता है, जिसकी वजह से रोड पर भी ट्रैफिक की समस्या होती है। तो उसी के क्रम में आए थे। यहाँ देखा, यहाँ थोड़ी सी एक जगह है, लगभग 8-10 बीघे ज़मीन होगी। इसमें 400-500 प्लस दुकानें लगी हुई हैं, जो किसी भी सारे सुरक्षा मानकों को किसी को न फॉलो करते हुए ये लोग जो है दुकान चला रहे हैं। संभल प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि योगी फोर्स के एक्शन से भाईजान की वसूली का सालों पुराना खेल खत्म हो गया। हमने बताया ना, पहले 50 ज्यादा था, अभी इन्होंने 25 और बढ़ा दी, 75 रुपये दे रहा है हम दुकान लगाने। कब से बाजार लग रहा है भाई? लगभग साल भर हो गया। अब ये क्या अंदाजा लगा पाए हम कितनी दुकानें होंगी। हालांकि संभल अभी भी पूरी तरह कब्जा मुक्त नहीं हुआ, यानी योगी फोर्स का सफाई अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी राज में अपराधियों के लिए मैसेज क्लियर है, जो बेटियों की इज्जत से खेलेगा उसका हिसाब
मौके पर ही किया जाएगा। इटावा से आगरा तक यूपी पुलिस का मेगा ऑपरेशन लगातार जारी है। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है। यही है योगी का मॉडल, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी में अगर बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो योगी फोर्स की गोली सवाल नहीं पूछती, सीधा अंजाम तक पहुंचाती है। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी का वचन मतलब सुरक्षा की गारंटी। लेकिन अगर किसी ने योगी की खींची रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तय है। किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और अगर किसी ने योगी के कायदे को तोड़ने की कोशिश की तो फिर उसका हिसाब योगी फोर्स करती है। इटावा के सहवान ने सोचा था कि बचकर निकल जाएगा, लेकिन योगी राज में बेटियों के गुनहगार या तो यमराज के पास जाते हैं या फिर लंगड़ा कर चलने को जीवन भर के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बना ये हैवान इटावा में 7 साल के मासूम का गुनहगार है। इस पर आरोप है कि 7 साल की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर घर बुलाया, उसके बाद मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने पूरी वारदात घर वालों को बताई, लेकिन तब तक आरोपी प्रशांत फरार हो गया। पुलिस ने फौरन आरोपी की तलाश तेज कर दी और महज 3 घंटे के अंदर ही इटावा के हैवान का हिसाब हो गया। इटावा पुलिस की टीम जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने फायरिंग की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और गोली उसके पैर में लगी। अब ये हैवान जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पुलिस द्वारा मौके पर गाड़ी बंदी की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इस अपराधी को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जहां यह उपचाराधीन है। प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। युवक की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे बच्चू को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस को एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। सूचना मिली कि विगत दिवस में हुई एक घटना में एक वांछित पीहट क्षेत्र में कहीं छुपा है। हमारी टीम को लगा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तो टीम के द्वारा जब उस संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो नहीं रुका तथा पुलिस को देखते ही भागने लगा और पुलिस के ऊपर फायर कर दी। दरअसल यूपी में शहर शहर अपराधियों के खिलाफ मेगा अभियान चलाया जा रहा है और इसका ही असर है कि साल 2025 में यूपी में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 48 बदमाश मारे गए। यह आंकड़ा पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। 2025 में राज्य में कुल 2739 मुठभेड़ हुई। इनमें 48 अपराधी मारे गए, साथ ही 3153 जख्मी हुए। तो साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ कुल 16,284 एनकाउंटर हुए। पुलिस की ओर से मुठभेड़ों में 266 अपराधियों को ढेर किया गया। इसके साथ ही 10,990 बदमाश घायल हुए। यानी योगी राज में मैसेज क्लियर है, यूपी से अपराध का सफाया और यूपी को अपराध मुक्त बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात सनातनी डिमांड की। अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि में भी शुद्ध शाकाहारी क्षेत्र बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। साधु संतों के समर्थन और मुख्यमंत्री को लिखे गए लेटर के बाद यह मुद्दा सियासी और धार्मिक दोनों गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल यह कि क्या सरकार ब्रज में भी नॉनवेज होम डिलीवरी पर सख्त फैसला लेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांके बिहारी हमें भूले ना जाना, जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना। अयोध्या में अब ना तो दुकान में नॉनवेज मिलेगा और ना ही ऑनलाइन डिलीवरी होगी। यानी रामनगरी अब पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी बन चुकी है और अब यही मांग ब्रज की धरा से भी उठ रही है। ब्रज भूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने के लिए नॉनवेज की होम डिलीवरी पर बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है। दिनेश फलाहारी महाराज ने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह अयोध्या में नॉनवेज की होम डिलीवरी पर सरकार ने बैन लगाया है, उसी तर्ज पर ब्रज भूमि में भी ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए
और इसके लिए तर्क दिया गया है कि ब्रज भूमि की गरिमा और आध्यात्मिक पहचान सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, गोपियों के संग में मांगन चोरी लीलाएं की हैं, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं, ऐसे दिव्य पवित्र स्थान पर यदि भोजन मांस वाला बिकेगा या नॉनवेज खाने की डिलीवरी होगी तो यात्रियों की भावना आहत होती है। यहाँ पर मांस बिक्री पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। दरअसल मथुरा और वृंदावन के 22 वार्डों में नॉनवेज और अल्कोहल की बिक्री पर रोक है। 10 सितंबर 2021 को योगी सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि के 10 वर्ग किलोमीटर दायरे में मांस मदिरा बेचने पर बैन लगा दिया था, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में नॉनवेज की होम डिलीवरी को बैन करने को लेकर कोई आदेश नहीं है। दिनेश फलाहारी महाराज ने जो मांग उठाई है उसे साधु संतों का भी साथ मिल रहा है। ठाकुर जी ने यहाँ पे माखन मिश्री की लीला की है, तो यहाँ पे माखन मिश्री ही का भोग लगे और माखन मिश्री ही पाई जाए। इसी प्रकार यहाँ पे भी मांस मुक्त किया जाए ब्रिज को। उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवध धाम के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण रूप से नॉनवेज जैसे पदार्थों की बिक्री और खरीद पर बैन कर दिया है, रोक लगा दी है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश शासन को, अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अंतःकरण से, श्री धाम वृंदावन से बधाई देते हैं। अगर ऐसा कार्य सब जगह हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मांसाहार कहीं भी नहीं बिकना चाहिए और पंचकोसी परिक्रमा में बंद है तो ब्रिज 84 कोस में भी बंद होना चाहिए और आपका बनारस क्या सारे तीर्थों में मांसाहार बंद हो जाए, क्योंकि तीर्थ होते ही हैं भगवत प्राप्ति के लिए। साफ है, रामनगरी की तरह ही ब्रजभूमि को भी नॉनवेज से मुक्ति दिलाने की सनातनी मांग अब और तेज होती जा रही है, ताकि कृष्ण नगरी में सनातनी आस्था से होने वाली साजिशों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आज देश के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। सौराष्ट्र के तट पर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर के जरिए सनातन का यहां से शंखनाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वाभिमान की मशाल जलाई तो संदेश साफ था कि एक नए भारत का उदय है जो अपनी जड़ों और हिंदुत्व के गौरव पर गर्व करता है। सोमनाथ महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। ओम पंच नद्याः सरस्वतीमपि यन्ति शत्रोतसा तानि संज्ञा स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ में आस्था, राष्ट्र गौरव, सांस्कृतिक चेतना और सनातन का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया, जलाभिषेक किया, ढोल बजाया। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनका त्रिशूल देकर स्वागत किया गया। उन्होंने सोमनाथ के इतिहास को याद करते हुए कहा, सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, लेकिन न ही सोमनाथ नष्ट हुआ, न ही भारत। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। स्वाभिमान पर्व में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। साधु संतों और बच्चों के समूह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। खेड़ा जिले के ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के लगभग 350 छात्र यात्रा में शामिल हुए, मंत्रोच्चार किया। शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पुलिस माउंटेड यूनिट के 108 घोड़े विशेष रूप से आए। ये घोड़े काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल के हैं और 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद यात्रा में शामिल इन्हें किया गया। 108 घोड़ों पर साधु संत सवार थे और इन्हीं के बीच पीएम मोदी चल रहे थे। आज के भव्य उत्सव में संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम भी दिखा। पहला, अजय आस्था का मतलब 17 बार टूटने के बाद भी अधिक खड़ा सोमनाथ मंदिर, और दूसरा स्वाभिमान, गुलामी की मानसिकता का अंत, सांस्कृतिक गौरव की वापसी।
और इसके अलावा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और पर्यटन का विकास। सोमनाथ की लहरें आज गर्जना कर रही हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जब जब उसे मिटाने की कोशिश होगी तो वो सोमनाथ की तरह हर बार और अधिक दिव्य भव्य होकर उठ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और सरहद पर इस वक्त हिंदुस्तान के धुरंधरों का मिशन 26 जनवरी एक्टिव है। घाटी में हर कदम पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है और निशाने पर है मुनीर के 120 आतंकी जो सीमा पार टेरर लॉन्च पैड पर एक्टिव है, मौजूद हैं। मगर हिंद की सेना तैयार है पाकिस्तान की हर साजिश को सीमा पर ही कुचल देने के लिए। मुनीर गैंग का घुसपैठ प्लान बॉर्डर पर नाकाम, ड्रोन वाली साजिश फेल, अब सीमा पार से नया खेल। दिन हो या फिर रात, हिंद की सेना 24 घंटे मुस्तैद है मुनीर आर्मी के हर उस नापाक प्लान को मिट्टी में मिलाने के लिए जिसका मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना है। खासकर बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा बल चौकस है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन आतंकिस्तान की नापाक साजिश मिट्टी में मिल गई। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार भेजे गए, जिन्हें सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन समेत हथियार बरामद कर लिए। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी सरहद की रक्षा किस तरह से कर रहे हैं कि इस समय धुंध का समय भी है और धुंध के समय में इस वक्त पूरी रात जो है वो यहां पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो पेट्रोलिंग यहां पर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर जो कोशिश है उसे नाकाम करने के लिए जवान पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो सतर्क हैं और जो बीएसएफ के ये जवान हैं वो पाकिस्तानी इलाके में पूरी पैनी नजर जो है वो इस वक्त बनाए हुए हैं। हर साल इसी मौसम में जब सीमा पर कोहरा घना होता है, विजिबिलिटी कम होती है, मुनीर की सेना आतंकी भेजने की कोशिशें तेज कर देती है। इस बार भी वैसा ही इनपुट है, लिहाजा सुरक्षा बल अलर्ट पर है। खुलासा हुआ है कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी मौजूद हैं। 69 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, जहां 120 आतंकी घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। इन लॉन्चिंग पैड को पाकिस्तान रेंजर्स सेना सुरक्षा दे रही है, लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान स्पेशल गाड़ी में पूरे इलाके की निगाहबानी कर रहे हैं। अब बीएसएफ जो है वो अपने बुलेट प्रूफ जो वाहन हैं उनके साथ भी जो सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके एक इलाके में जो है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर कर रही है और बीएसएफ के ये बख्तरबंद वाहन जो है ये बुलेट प्रूफ वाहन है जिनके साथ बीएसएफ के जवान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो कर रहे हैं। अब इस वाहन की खासियत जो है वो आपको बताते हैं कि ये जो वाहन है वो कितना मजबूत है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली भी अगर आती है तो वो इस वाहन को छूकर नहीं निकल सकती। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जवान इसके अंदर जो है वो बैठते हैं उनके लिए अंदर से देखने की ये जगह जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, तो वहां से वो नजर भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक जवान जो है वो ऊपर भी यहाँ पर तैनात हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से नजर जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। सीमा पर सुरक्षा सिर्फ गश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, नाइट विजन उपकरण, हाई रेजोल्यूशन बॉर्डर कैमरे, ड्रोन और सेंसिंग टेक्नोलॉजी से बॉर्डर इलाके में पूरी चौकसी बरती जा रही है। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। बॉर्डर पर निगरानी कड़ी है और आतंकियों की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। सांबा से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ हिंदुस्तान की सरहदों को टेरर फ्री रखने के लिए सेना और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से डटे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में मुनीर के सुपर लीडर बनते ही आतंकियों की लॉटरी निकल गई है। पाकिस्तान के कोने कोने में जैश और लश्कर के आतंकी सीना तान कर घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं।
आतंकियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि मसूद अजहर और ऐसे दहशतगर्द अपने फिदाइनों का ऐलान भी बड़े शान से करने लगे। दरअसल पाकिस्तान में मुनीर के मोर्चा संभालने के बाद ही, जिम्मेदारी संभालने के बाद ही लगातार एक बार फिर से जो आतंकी हैं वो सीना तान कर खड़े हो गए हैं। भारत में फौज मुस्तैद है, बॉर्डर पर सख्ती लगातार दिख रही है, लेकिन जिस तरह से मुनीर का वरदहस्त वहां के आतंकियों को एक बार फिर से दिख रहा है, उसके बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बुखारी मुल्क जो है, जिसके पास अर्थव्यवस्था संभालने तक के पैसे नहीं है, वो किस तरह से आतंकियों को पैसे बांट रहा है। नापाक मुल्क का आतंकी प्लान, मुनीर की टेरर ब्रिगेड एक्टिव, लश्कर के आतंकी मरने को तैयार, जैश दहशतगर्द चले जहन्नुम के रास्ते। पाकिस्तान और दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर के ताकतवर बनने के बाद एक बार फिर मुल्क में आतंकियों के खुलेआम घूमने, मीटिंग करने और दौरों की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक का गुरूर मटियामेट होने के बाद मुनीर एंड कंपनी आतंकियों को खाद पानी देकर साजिशों के लिए तैयार कर रही है। अब आपको सबसे पहले मुनीर की आतंकी ब्रिगेड का सुसाइड प्लान बताते हैं। पाकिस्तानी साजिश के प्रमुख अड्डे जैश ए मोहम्मद के सेंटर से चीफ मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहता सुनाई दे रहा है उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर हैं जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आतंकी संगठन में शहीद होने की होड़ लगी है और हर आतंकी कह रहा है कि पहले मुझे भेजो। मसूद अजहर का यह ऑडियो गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में मुनीर की सरपरस्ती में मसूद अजहर एक बार फिर ताकत हासिल कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना सब कुछ गवा चुके मसूद अजहर के आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद को फिर से एक्टिव करने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का स्वाद चखने के बाद मसूद अजहर ने ऑनलाइन चंदा मांगना शुरू कर दिया है और अब मुनीर की तरफ से जैश को करोड़ों की फंडिंग देने की भी खबर है। मदद के नाम पर मुनीर ने आतंकियों की मौत के बदले मुआवजे का ऐलान किया है। भारत ने मसूद के परिवार से जुड़े 14 आतंकियों को ढेर किया था, लिहाजा मुनीर ने मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए दिए। आसिम मुनीर ने इस योजना को शुहादा पैकेज नाम दिया था। पाकिस्तान में मुनीर और आतंकियों के बीच साठगांठ की बात नई नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में खुद आतंकी फौज और आतंकियों के बीच कैराना की गवाही दे रहे हैं। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खुले मंच से कबूल कर लिया है कि उसका आतंकी संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कसूरी ने न सिर्फ पाक सेना से अपने रिश्तों की बात स्वीकारी, बल्कि खुलेआम इस पर घमंड भी किया। वीडियो में वह कह रहा है कि पाकिस्तानी सेना उसे अपने सैनिकों के जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए बुलाती है। उसने ये भी दावा किया है कि भारत उसकी मौजूदगी से डरता है। एक घोषित आतंकी का इस तरह बच्चों के स्कूल में भाषण देना पाकिस्तान की सोच और नीयत दोनों की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर के आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर माना जाता है। यानी पाकिस्तान में लश्कर और जैश दोनों मौज में हैं और ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने भारत को कई गहरे और दर्दनाक जख्म दिए हैं। लेकिन अब जालिम जर्नल का दौर देख रहे पाकिस्तान में इन टेरर ग्रुप्स की ताकत तेजी से बढ़ रही है और आतंकियों की यही पकड़ पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से साफ कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुख करते हैं ईरान का, जहां सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं बगावत है। मस्जिदों तक पहुंची आग ये बता रही है कि अब बात सरकार गिराने तक आ चुकी है और इसी उबाल के बीच अमेरिका के इशारे, इजराइल का अलर्ट और ट्रंप के बयान, यानी ईरान सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से भी घिरता जा रहा है। और सवाल यही है, क्या ये विरोध सत्ता पलट देगा या फिर जंग की ये नई आहट है। ईरान जल रहा है, शहर शहर सुलग रहा है और इस बार विद्रोह की आग सिर्फ सड़कों पर नहीं, सत्ता की नींव तक पहुंच चुकी है। 180 से ज्यादा शहर इस्लामिक शासन के खिलाफ खुली बगावत, अब तक 217 से ज्यादा मौत और हर गुजरते वक्त के साथ गुस्सा और भड़कता जा रहा है। शहर शहर उबाल, गली गली बवाल और अब तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग, यानी विरोध की लपटें अब धर्म के गढ़ तक पहुंच गई हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हालात बिगड़े हैं, सवाल ये कि क्या ईरान में इस्लामिक शासन का दी एंड होने वाला है। क्या इस बार जेन ज़ी
तानाशाही खत्म करके ही मानेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। फिलहाल फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन इशारे बहुत साफ हैं, क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका से इजराइल हाई अलर्ट पर है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ा चुकी हैं। याद दिला दे, इजराइल ईरान पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा रहा। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना पर चर्चा हुई। यानी साफ है कि जो सीन बन रहा है उसमें कभी भी गेम चेंज हो सकता है और कभी भी अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। लेकिन अब ये समझिए कि आखिर ईरान में आग भड़की क्यों? ईरान में महंगाई दर 42.2% हो गई है। खाने पीने की चीजों की कीमत में 72% का इजाफा हुआ। रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधी से ज्यादा गिर चुकी है। राष्ट्रपति पेजेश्किन साल 2024 में सुधार के वादे पर चुने गए, लेकिन इंटरनेट सेंसरशिप हटाने, बिजली पानी की समस्या सुलझाने में नाकाम रहे। यानी जनता टूट चुकी है, सब्र जवाब दे चुका है और सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। और यहीं से अमेरिका को मौका दिख रहा है। वही पुराना फॉर्मूला, विरोध की आग को और भड़काओ, सत्ता को कमजोर करो और सिस्टम बदलवा दो। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप का टारगेट सीधे तेहरान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे जी न्यूज के साथ।